तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन था, अपने समय का सबसे शक्तिशाली वंश, और इसके केंद्र में था राजकुमार अशोक, एक ऐसा पुरुष जो इतिहास बदलने के लिए भाग्यशाली था। अपने आरंभिक वर्षों में अशोक अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। एक निडर योद्धा, महत्वाकांक्षी और अटल, उसने दया से नहीं बल्कि विजय और नियंत्रण की अपनी अद्वितीय क्षमता से सत्ता हासिल की। वह अपने शत्रुओं से भयभीत था और कभी-कभी अपने ही परिवार के कुछ लोगों को भी भयभीत कर देता था। लेकिन जिसने अशोक के जीवन को परिभाषित किया, वह घटना 261 ईसा पूर्व में हुई, जब उसकी सेनाएं कलिंग राज्य पर चढ़ीं। मौर्य सेना विशाल, अनुशासित और अजेय थी। युद्ध के ड्रम गूंजे, तलवारें टकराईं और हाथी मैदान में धावा बोले। पर जब धूल बैठी, मृत्यु की चुप्पी ने समूचे प्रदेश को घेर लिया। 1 लाख से अधिक लोग निर्जीव पड़े थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, पूरे परिवार युद्ध की लहर में बह गए। कलिंग की नदियां रक्त रंजित हो गईं और पहली बार अशोक मौर्य वंश का दंत कठासा शेर ने अपनी ही विजय का असह्य भार महसूस किया। लाशों के बीच खड़े होकर अशोक का हृदय कांप उठा। विधवाओं की आहें, मृतकों की खामोशी, विनाश की भयानक छवि ने उसकी आत्मा को चीर दिया। उसी क्षण चाणक्य अशोक, क्रूर अशोक, उसके अंदर मर गया और पश्चाताप की राख से धर्म अशोक, धर्म और नैतिकता वाला अशोक जन्मा। उसने युद्ध से दूर होने का निर्णय लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया और धर्म, करुणा, सत्य और शांति से शासन करने की कसम खाई। फिर भी शांति के मार्ग को अपनाते हुए भी अशोक एक खतरनाक सत्य से परिचित था। ज्ञान यदि गलत हाथों में चला गया तो किसी भी तलवार से अधिक विनाशकारी हो सकता है। और इसीलिए उसने एक ऐसा अभियान शुरू किया जो किसी सम्राट ने पहले नहीं किया था, एक गुप्त परिषद बनाने का जो मानवता के सबसे महान ज्ञान की रक्षा करेगी। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने शांति को अपनाया, पर उसके अंदर एक बोझ था जिसे कुछ ही समझ सकते थे। उसने विनाश की शक्ति देखी थी, कैसे हथियार और महत्वाकांक्षा सभ्यताओं को मिटा सकते हैं। और वह एक और बड़े भय से ग्रस्त था कि ज्ञान स्वयं यदि गलत हाथों में पहुंचा तो किसी भी सेना से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने महल की गुप्तता में अशोक ने साम्राज्य भर से 9 सबसे बुद्धिमान पुरुषों को बुलाया, दर्शन शास्त्री, वैज्ञानिक, चिकित्सक, युद्ध कला के मास्टर और सत्य के साधक। उन्हें वफादारी के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा के कारण चुना गया, क्योंकि अशोक जानता था कि केवल सबसे तेज दिमाग वह ज्ञान बचा सकते हैं जो मानवता के लिए बहुत खतरनाक था। इन 9 पुरुषों को अशोक ने प्रत्येक को एक-एक पुस्तक सौंपी। ये सामान्य पांडुलिपियां नहीं थीं, बल्कि ऐसे ग्रंथ जिनमें उन्नत और कुछ मामलों में नितांत निषिद्ध ज्ञान संग्रहित था। ऐसी वैज्ञानिक बातें जो अपने समय से सदियों आगे थीं, ज्ञान जो दुनिया को ठीक कर सकती थी या संपन्न रूप से नष्ट भी कर सकती थी। उनका मिशन स्पष्ट था, इस बुद्धि की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर चुपचाप मानवता को मार्गदर्शित करना, पर कभी भी ऐसे रहस्यों को अयोग्य लोगों के हाथों में नहीं पड़ने देना। और इस प्रकार इतिहास की परछाइयों में 9 अज्ञात का जन्म हुआ। वे पूरी गुप्तता में काम करते रहे, कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी यह पवित्र जिम्मेदारी सौंपते रहे। दुनिया को उनके चेहरे, नाम या कार्यों का ज्ञान नहीं था, केवल समय के साथ फैली फुसफुसाहटें उनकी मौजूदगी की कहानियां बयान करती रहीं। और इस प्रकार आरंभ हुई इतिहास की सबसे बड़ी गुप्त सोसाइटी। 9 अज्ञात पुरुष की कथा। बुक 1, प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मुख्य लक्ष्य: यह पुस्तक मानव विचार, भावनाएं और व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने की विज्ञान बताती है। इसमें बताया गया कि शब्दों, प्रतीकों और विचारों को कैसे हथियार बनाया जा सकता है ताकि सेनाओं को लड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, राष्ट्रों को किसी कारण के पीछे एकजुट किया जा सके, बिना शारीरिक बल के लोगों को नियंत्रित किया जा सके, भय, निष्ठा या आज्ञा पालन फैलाए जा सके। मूलतः यह प्राचीन काल का मानसिक नियंत्रण और प्रेरक रणनीति का विज्ञान है। आधुनिक विज्ञापन व राजनीति से संबंध। 20वीं सदी के लेखकों जैसे
लुई पावेल्स और जैक्स बर्जे ने सुझाव दिया कि आज का राजनीतिक प्रचार और विज्ञापन उद्योग उन्हीं सिद्धांतों के पुराने अंश हो सकते हैं। विचार यह है कि इतिहास भर के छिपे हुए अभिजात वर्गों ने इस पुस्तक के टुकड़ों को विरासत में पाया होगा। युद्धों में उपयोग। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन युद्धों में दुश्मन की मनोबल तोड़ने के लिए इस पुस्तक के खंडों का गुप्त प्रयोग हुआ, जैसे यह दिखाना कि किसी देवी देवता ने दुश्मन के खिलाफ क्रोध कर रखा है ताकि वे बिना लड़े ही समर्पण कर दें। बुक 2, फिजियोलॉजी, मास्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विस्तृत वाचन। दूसरी पुस्तक में बताया गया कि मानव शरीर, उसकी ताकत, कमजोरियां और छिपे हुए शक्तियां को कैसे समझा और नियंत्रित किया जाए। इसमें रक्त प्रवाह, ऊर्जा चैनल, मार्मिक बिंदु, प्रेशर पॉइंट्स और जीवन संतुलन के रहस्य थे। यह घावों को चंगा करने, पुनरुत्थान तेज करने और कभी-कभी मरते हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के तरीकों का वर्णन करती थी, पर साथ ही जानलेवा तकनीकें भी, एक सूक्ष्म प्रहार से किसी को निष्क्रिय या मृत्यु तक पहुंचाने के तरीके। किंवदंतियां कहती हैं कि इसी पुस्तक से प्राचीन मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति हुई, जैसे भारतीय मर्म विद्या और बाद में चीनी डिम मक, मृत्यु स्पर्श के रूप में उपयोग होने वाली तकनीकें। क्या यह चिकित्सा विज्ञान था जो अपने समय से आगे था, या युद्ध कला का ऐसा तंत्र जो अलौकिक प्रतीत होता था? निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। कहावतें और मान्यताएं। पुस्तक 2, मर्म विद्या, भारतीय गुप्त विज्ञान प्राचीन योद्धा और वैद्य मर्म बिंदुओं का अध्ययन करते थे। इन्हें उपचार जैसे आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर और घातक हमलों दोनों में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुस्तक 2 ने इन तकनीकों का विस्तृत संकलन रखा था। डेथ टच, डिम मक। चीनी युद्ध कथा में ऐसे प्रहारों का वर्णन मिलता है जो न्यूरल क्लस्टरों को निशाना बनाकर पैरालाइज या मृत्यु का कारण बनते थे। कुछ सिद्धांत पुस्तक 2 के ज्ञान के एशिया भर में मौन प्रसार से जोड़ते हैं। मृत्यु से पुनर्जीवन। किंवदंतियां कहती हैं कि पुस्तक में नर्वस सिस्टम और हृदय को उत्तेजित करके मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने के रहस्य थे। युद्ध के मैदानों पर साधुओं द्वारा योद्धाओं को बचाने की कथाएं प्रचलित हैं। दर्द और ऊर्जा पर नियंत्रण, योगियों और साधुओं की क्षमताएं, हृदय गति नियंत्रित करना, अत्यधिक ताप ठंड सहन करना और रक्तस्राव रोकना। इन्हें पुस्तक 2 से जोड़ा जाता है। जीवन और मृत्यु का संतुलन, यह केवल युद्ध हथियार की मार्गदर्शिका नहीं थी। पुस्तक 2 सिखाती थी कि वही हाथ जो मार सकता है वो ही इलाज भी कर सकता है, एक उत्तरदायित्व की याद। बुक 3, माइक्रोबायोलॉजी, तीसरी पुस्तक मानव नेत्र से अदृश्य विश्व, कीटाणु, रोग और जीवन के रहस्यों पर केंद्रित थी। आधुनिक विज्ञान ने जिस सूक्ष्म जीवन को खोजने में माइक्रोस्कोप का सहारा लिया, कथाओं के अनुसार यह पुस्तक सदियों पहले ही रोगों के प्रसार व रोकथाम का वर्णन करती थी। और सबसे खतरनाक, इसे हथियाराइज्ड भी किया जा सकता था। नौ ने इस ज्ञान को इसलिए रखा क्योंकि इसकी विनाशक क्षमता अपार थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी युग में जब सूक्ष्म जीवों की कल्पना भी नहीं की जाती थी, कोई ग्रंथ जो बताता है कि अदृश्य घटक कैसे महामारियां फैलाते हैं, किन जड़ी बूटियों या खनिजों से उनका इलाज संभव है और किन सूत्रों से रोगों को तेजी से फैलाकर सेनाओं या राज्यों को मिटाया जा सकता है। यही कारण है कि अशोक ने इसे आम जन से छिपाकर रखा। किंवदंतियां कहती हैं कि नौ ने कभी इसे विनाश के लिए प्रयोग नहीं किया। वे संकट में गुप्त रूप से इलाज भेजते, किसी भी क्षेत्र को मरने नहीं देते थे। पर कुछ कथाएं अंधेरी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आक्रमणकारी भारत पर आ रहे थे, कभी-कभी उनकी सेनाओं में रहस्यमयी रोग फैल जाते थे और वे बिना युद्ध के ही हारे। क्या यह संयोग था या नौ की चुपचाप हस्तक्षेप? कुछ का मानना है कि आधुनिक चिकित्सा में, जैसे टीकाकरण, एंटीबायोटिक्स या आनुवंशिक इंजीनियरिंग के कुछ विचार भी नौ द्वारा संरक्षित ज्ञान के हिस्सों से प्रभावित हो सकते हैं। और कुछ अंधेरी अफवाहें भी हैं। इतिहास की भयानक महामारियां कुछ परीक्षण ही थीं जिन्हें तब छोड़ा गया
जब मानवता का संतुलन बिगड़ता दिखा। पुस्तक 3 सबसे भयभीत करने वाली मानी जाती है। जीवन और मृत्यु, उपचार और विनाश का एक मैनुअल। किंवदंतियां और मिथक। पुस्तक 3 प्लेग से बचाव। कहानियां बताती हैं कि नौ ने तंत्र भेजकर भारत को महामारी से बचाया। हथियार रूप रोग। कुछ कथाएं बताती हैं कि उन्होंने दुश्मन शिविरों में रोग फैलाने का तरीका जानते थे। आयुर्वेद की उत्पत्ति से जुड़ाव। कुछ किंवदंतियां इस पुस्तक को उन्नत आयुर्वेदिक ज्ञान से जोड़ती हैं। टीकाकरण का संबंध। 19वीं सदी के लेखक लुई जैकोलियो ने कृत्रिम प्रतिरक्षा की कल्पना से जुड़े विचार उठाए थे। इन्हें भी कुछ लोग नौ से जोड़ते हैं। अदृश्य सेना कथा। दक्षिण भारत की लोक कथाएं एक आक्रमणकारी सेना के अचानक बीमार पड़ने का वर्णन करती हैं। इसे नौ के किए गए संरक्षण से जोड़ दिया जाता है। खोए हुए उपचार। कुछ लोग मानते हैं कि पुस्तक में आज भी जिन बीमारियों के उपचार नहीं मिले, जैसे कैंसर, उनके संकेत मौजूद हैं, पर केवल तब प्रकट होंगे जब मानवता तैयार होगी। बुक 4 एल्केमी एंड ट्रांसम्यूटेशन। यह पुस्तक सिर्फ साधारण धातुओं को सोने में बदलने का रहस्य नहीं रखती थी। कथानुसार यह पदार्थों के रूपांतरण का विज्ञान सिखाती थी। इसमें शामिल थे साधारण धातुओं को कीमती में बदलने के सूत्र, ऐसे मिश्र धातु और सामग्रियों के नुस्खे जो उस समय की तुलना में बहुत मजबूत, हल्के या उन्नत हों। जो कोई इस ज्ञान पर प्रभुत्व पाले, उसके पास असीमित धन साधन आ सकते थे, पर अशोक ने लालच और अराजकता के भय से इसे राजाओं या व्यापारियों को नहीं दिया, केवल नौ की निगरानी में रखा। कहानियां और मिथक। पुस्तक 4 सुनहरे नदियों की कथा। कुछ कथाएं कहती हैं कि अशोक ने इस पुस्तक के ज्ञान से साम्राज्य के लिए गुप्त धन भंडार बनाए। सोना नियंत्रित मात्रा में उत्पन्न किया जाता था ताकि अर्थव्यवस्था संभली रहे और तकनीक फैल न पाए। पारदी का रहस्य। पारा मरकरी भारतीय रसायन शास्त्र रसायु में पारा का विशेष स्थान रहा। इसे अमृता व रूपांतरण की कुंजी माना गया। पुस्तक में पारे को शुद्ध करने और जड़ी बूटियों व खनिजों के साथ संयोजन के उन्नत निर्देश हो सकते थे। विमान संबंध। कुछ सीमांत फ्रिंज कथाएं पुस्तक को विमान के निर्माण से जोड़ती हैं। कहती हैं कि असाधारण मिश्र धातुओं के बिना तेज और ताप सहने वाले साधन नहीं बन सकते। फिलोसोफर स्टोन का समांतर। यूरोप में दार्शनिकों ने सोने में परिवर्तन की खोज की। कुछ शोधकर्ता मानते हैं यह विचार पूर्व से आया और नौ की पुस्तक से यूरोप में पहुंचा। बुक 5 कम्युनिकेशन। किंवदंती के अनुसार यह पुस्तक सार्वभौमिक संचार के रहस्य रखती थी। यह बताती थी कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग बिना बाधा के कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं। पुस्तक में यूनिवर्सल कोड्स और अनुवाद प्रणाली हो सकती थी जो किसी भी भाषा को दूसरी में बदल दे। कुछ संस्करणों में कहानियां मानसिक संचार या टेलीपैथी तक का भी वर्णन करती हैं। उद्देश्य दोहरा था, मानवता का एकीकरण, गलतफहमी से उत्पन्न युद्ध रोके जा सकें, और नियंत्रण। यदि दुरुपयोग हुआ तो यह विचार बन सकता था कि विचार सीधे मानव मन में डाले जाएं। अशोक ने माना कि ऐसी क्षमता दुश्मनों द्वारा यदि गलत दिशा में प्रयोग की गई तो यह समाज को गुलाम बना सकती है, इसलिए उसने इसे छिपा रखा। प्रमुख कथाएं विचार। पुस्तक 5 सार्वभौमिक भाषा का मिथक। कुछ आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि नौ ने कोई सार्वभौमिक भाषा सृजित या संरक्षित की। यह पाश्चात्य 18वीं सदी के भाषा शास्त्रियों द्वारा संस्कृत को उत्कृष्ट भाषा कहे जाने से जोड़ दिया जाता है। टेलीपैथी व विचार संचार। कुछ कथाएं बताती हैं कि पुस्तक में प्रत्यक्ष विचार से चर्चा थॉट टू थॉट के तरीके थे। भारतीय यौगिक परंपराओं में सिद्धियां बताई जाती हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक क्षमताएं भी शामिल हैं। बाह्य परग्रही संचार से जुड़ाव। सीमांत सिद्धांतों में इसे अन्य लोक जीवों के साथ संवाद के तरीके से भी जोड़ा गया है। वेदों में वर्णित देवताओं और विमानों के वर्णन को कभी-कभी बाह्य जीवन के साथ जोड़ा जाता है। बुक 6 ग्रेविटी एंड कॉस्मोलॉजी। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मुख्य ज्ञान। कहा जाता है कि यह पुस्तक गुरुत्व की विज्ञान से जुड़ी थी, वर्षों पहले कि इसे न्यूटन ने रेखांकित किया।
इसमें ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को संचालित करने वाले बलों का वर्णन था, और यह विचार भी कि ब्रह्मांडिक नियम चक्रीय रूप से दोहराते हैं। किंवदंतियां बताती हैं कि इसमें गुरुत्व को नियंत्रित करने के तरीके भी थे, सिर्फ समझ नहीं बल्कि हेरफेर करने के तरीके। कथाएं और मिथक। पुस्तक 6 विमान उड़ने की मशीनें। महाकाव्यों में वर्णित विमानों की कथाएं विमान हैं। ऐसी कथाएं बताती हैं कि ये किसी दिशा में ऊर्ध्वाधर उठ सकते थे और अन्य लोकों तक भी जा सकते थे। बाद के ग्रंथ जैसे वैमानिक शास्त्र में विमानों के डिजाइन व ईंधन का वर्णन मिलता है। बेशक ये बाद के काल के हैं और विद्वान विवाद करते हैं, पर लोक श्रुति इन्हें विज्ञान से जोड़ती है। खगोल शास्त्र व नक्षत्र मानचित्र आर्यभट्ट, वराह मिहिर जैसे प्राचीन भारतीय खगोलविदों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक 6 में न केवल जात नक्षत्रों पर अंकन हो सकते थे, बल्कि गुप्त ब्रह्मांडीय सिद्धांत भी हो सकते थे। लेविटेशन और प्रतिगुरुत्व, एंटीग्राइनविटी, कुछ यौगिक परंपराएं लघिमा जैसी सिद्धियों का वर्णन करती हैं। शरीर को हल्का करने की क्षमता। पुस्तक 6 ने शायद वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ इन रहस्यों का सम्मिश्रण कर गुरुत्व के उल्लंघन के तरीके सुझाए हों। महाभारत के अस्त्र। महाभारत में वर्णित भयावह ऊर्जा आधारित अस्त्रों को आज के अत्याधुनिक हथियारों के समकक्ष बताया गया है। किंवदंतियां इन अस्त्रों को ऊर्जा, प्रकाश और गुरुत्व के सिद्धांतों से जोड़ती हैं। ब्रह्मांड चक्र और समय। भारतीय दार्शनिकता में युगों की धारणा है। पुस्तक 6 ने संभवतः ब्रह्मांडीय चक्रों को मानव भाग्य से जोड़कर समझाया हो। बुक 7 लाइट, डिटेल्ड नरेशन एंड मिथ्स। मूल विचार। यह पुस्तक प्रकाश की संपूर्ण विज्ञान, ऑप्टिक्स, अदृश्यता, ऊर्जा बीम और संभवतः हथियारों के रूप में प्रकाश के विषय में बताती थी। यह केवल आग या मशाल का ज्ञान नहीं थी, बल्कि सदियों आगे की फिजिक्स का अंश प्रतीत होती है। संभावित विषय वस्तु, उन्नत ऑप्टिक्स, दर्पण, लेंस और क्रिस्टल का उपयोग कर प्रकाश को मोड़ना या बढ़ाना, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और यहाँ तक कि लेजर जैसे बिमों के ब्लूप्रिंट। ऊर्जा आधारित हथियार। किंवदंतियों में ऐसे अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जो प्रकाश से संचालित होकर सेनाओं को जला सकते थे, आधुनिक डेथ रे जैसा। अदृश्यता, प्रकाश को नियंत्रित कर किसी वस्तु के चारों ओर बंधन डालना, यानी उसे अदृश्य कर देना। प्राचीन कथाएं ऐसे योद्धाओं का वर्णन करती हैं जो दिव्य ज्ञान से स्वयं को अदृश्यमान कर लेते थे। विमानों और प्रकाश। वैमानिक शास्त्र व अन्य ग्रंथों में ऊर्जा क्रिस्टलों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इन्हें प्रकाश आधारित प्रणालियों से जोड़ते हैं। संरचनात्मक मिथक। आग्नेयास्त्र व ब्रह्मास्त्र। महाकाव्यों में वर्णित विभीषिका भरपूर प्रकाश आधारित अस्त्रों का संबंध पुस्तक 7 से जोड़ते हैं। द्वारका का शहर। कृष्ण के द्वारका का वर्णन, जिनमें प्रचंड प्रकाश और अस्त्रों का उल्लेख है। इन्हें कभी-कभी पुस्तक 7 के ज्ञान से जोड़ दिया जाता है। अदृश्यता विज्ञान लोक परंपराओं में साधु जो प्रकाश ढक कर अदृश्य हो जाते, यह आध्यात्मिक व्याख्या भी हो सकती है या किसी प्राचीन भौतिक विज्ञान का संकेत। बुक 8 द स्टडी ऑफ टाइम। मुख्य विचार। 8वीं पुस्तक समय स्वयं का ज्ञान रखती थी। न केवल मानव दृष्टि में समय कैसे चलता है, बल्कि यह कैसे सभ्यताओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की नियति को संचालित करता है। इसमें बताया गया कि चक्रीय समय, हिंदू ब्रह्मांड शास्त्र, युग और कल्प, रैखिक समय, भूत, वर्तमान, भविष्य, समय को मोड़ने, रोकने या यात्रा करने की संभावनाएं। प्रमुख विषय। इतिहास की चक्र पुस्तक बताती थी कि किस तरह सभ्यताएं उभरती, पनपती और अवसान की ओर जाती हैं। यही चक्र ऋतु की तरह दोहराते हैं। यह भारतीय युगों सत्य, त्रेता, द्वापर, कली की कल्पना से मेल खाता है। समय को ऊर्जा के रूप में देखना। कथाएं बताती हैं कि पुस्तक में समय को केवल प्रवाह नहीं माना गया, बल्कि इसे मापा और नियंत्रित किया जा सकता कहा गया। यदि सच हो तो तकनीक समय को मुड़ भी सकती थी। भविष्यवाणी और अनुमान। कुछ कथाएं कहती हैं कि पुस्तक में भविष्य की घटनाओं का रिकॉर्ड था। सदियों पहले लिखी भविष्यवाणियां। अशोक ने सोचा होगा
कि ऐसी भविष्यवाणियां राज व्यवस्था को अस्थिर कर सकती हैं। समय यात्रा के सिद्धांत सबसे कल्पनात्मक कथाएं कहती हैं कि नौ ने समय यात्रा के तरीके समझे थे। महाभारत में भी समय सापेक्षता के उदाहरण मिलते हैं। एक दिन स्वर्ग में कई वर्ष धरती पर, इन्हें पुस्तक 8 से जोड़ा गया है। कहानियां और मिथक। पुस्तक 8 विमानों की गुम हुई तकनीक। कुछ शोधक कहते हैं कि पुस्तक 8 ने गुरुत्व और समय का संयोजन कर विमानों को युगों में कूदने की क्षमता दी। भविष्य के युद्धों की भविष्यवाणी। एसोटेरिक रचनाकारों का मानना रहा कि पुस्तक ने वैश्विक युद्धों व तकनीकी क्रांतियों की भविष्यवाणियां की। पश्चिमी मिस्टिसिज्म से जुड़ाव। 19वीं-20वीं सदी के यूरोपीय जादूगरों ने कुछ ऐसा कहा कि पुस्तक 8 के अंश तिब्बत पहुंच गए और पश्चिमी सिद्धांतों को प्रभावित किया। बुक 9, सोशियोलॉजी, द साइंस ऑफ सिविलाइजेशंस। मुख्य विचार यह पुस्तक बताती थी कि समाज कैसे कार्य करते हैं, उनका जन्म, विकास, पतन और पतन के पीछे के कारण। यह सिर्फ इतिहास का वर्णन नहीं, बल्कि कारणों का विश्लेषण था, क्यों किसी सभ्यता का उत्कर्ष और पतन होता है। भीड़ आचरण का भविष्यवाणी करना। सभ्यताओं के चक्र। सामाजिक अभियांत्रण, सोशल इंजीनियरिंग। समाजों को समृद्धि या विनाश की ओर मोड़ने की रणनीतियां। मिथक और किंवदंतियां। पुस्तक 9 साम्राज्यों के पतन की भविष्यवाणी कथाएं कहती हैं कि 9 अज्ञात साम्राज्य के पतन का अनुमान लगा सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अशोक को भी ऐसी नीतियां सुझाईं। सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और कल्याणकारी नीतियां, जिससे मौर्य साम्राज्य कुछ शताब्दियों तक स्थिर रहा। आधुनिक समाजशास्त्र से संबंध। कुछ विचारक मानते हैं कि इस पुस्तक के सिद्धांतों में इब्न खल्दून या आर्नोल्ड टोयनबी जैसे बाद के विचारक जो कहते हैं, वही कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। इतिहास को चक्रीय रूप में समझना। राजनीतिक रणनीति में उपयोग। षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार यह ज्ञान आज भी गुप्त शासकों द्वारा समाजीय अशांति या क्रांतियों का अनुमान लगाने में उपयोग किया जा सकता है। यह तुलना आधुनिक डेटा साइंस, सर्विलांस और व्यवहारिक भविष्यवाणी से की जाती है। संतुलन के रक्षक। कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि 9 केवल रिकॉर्ड नहीं करते थे, वे ऐतिहासिक घटनाओं में हस्तक्षेप भी करते थे। यदि कोई सभ्यता अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेती, तो वे उसे संतुलित करने के लिए दिशा बदल देते। मौन सलाहकारों का मिथक। कहानियां हैं कि भारतीय इतिहास के महान सम्राटों के पीछे कभी-कभी रहस्यमयी सलाहकार होते थे। कहते हैं कि वे 9 के उत्तराधिकारी थे, जो ग्रंथ 9 के ज्ञान के आधार पर शासन को निर्देशित करते थे। प्रतीकात्मक अर्थ। यदि यह सब मिथक हो भी, तो पुस्तक 9 मानवता के बारे में सबसे सूक्ष्म बुद्धि का प्रतीक है। हम क्यों वही गलतियां दोहराते हैं? लालच कैसे पतन की ओर ले जाता है? शांति और सहयोग कितने नाजुक हैं? यह मूलतः सभ्यताओं का मैनुअल है, सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली ज्ञान का ग्रंथ। कुछ लोगों का विश्वास है कि 9 आज भी मौजूद हैं और विज्ञान व राजनीति में असर रखते हैं। फ्रांसीसी लेखक लुई पावेल्स और जैक्स बर्जिए ने 20वीं सदी में इस किंवदंती को नया जीवन दिया। कथाएं इन्हें आविष्कारों, खोजों और भारत में अनसुलझी घटनाओं से जोड़ती हैं। प्रश्न: क्या वे वास्तविक थे, या यह केवल अशोक के विजन से जन्मी एक मिथक है? एक सौम्य समापन स्वर। इतिहास अशोक को याद रखता है, उस राजा के रूप में जिसने शांति चुनी, पर उसकी छिपी विरासत 9 पुस्तकों की कथा आज भी हमें मोहित करती है। क्या वे वास्तविक पुरुष थे जो निषिद्ध ज्ञान की रक्षा करते थे, या यह एक ऐसी कथा है जो हमें चेतावनी देती है? सच्ची शक्ति सेनाओं में नहीं, बल्कि ज्ञान में होती है, और ज्ञान यदि दुरुपयोग हो तो युद्ध से भी अधिक विनाशकारी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या 9 पुस्तकों का अस्तित्व आज भी है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और ऐसे और इतिहास व किंवदंती वाले वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।